डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट ये 3 शब्द आजकल हर जगह गूंज रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए 2026 के इलेक्शंस के ठीक बाद वेस्ट बंगाल में नई सरकार के आते ही बॉर्डर सिक्योरिटी और डिपोर्टेशन पॉलिसीज में एक बहुत बड़ा और व्यापक बदलाव आया है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी ड्रास्टिक शिफ्ट और इस नए बॉर्डर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की गहराई में जाएंगे। आखिर ये पॉलिसी काम कैसे करती है और इसके असर क्या होने वाले हैं, चलिए समझते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, द न्यू बॉर्डर पॉलिसी। फिर बाईपासिंग द कोर्ट्स, द असम पैरेलल, डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन विद ढाका और आखिर में इसका लीगल एंड पॉलिटिकल फॉलआउट। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द न्यू बॉर्डर पॉलिसी, स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट्स। अब इस पूरे पॉलिसी शिफ्ट की रफ्तार देखिए, सच में हैरान करने वाली है। 4 मई को इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। ठीक 5 दिन बाद 9 मई को नए चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी कार्यभार संभालते हैं और 20 में आते आते एक नया बॉर्डर डायरेक्टिव फुली इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं रहा, बल्कि ये तुरंत एक्टिव पॉलिसी एग्जीक्यूशन में तब्दील हो गया है। और इस नई पॉलिसी का कोर आइडिया क्या है? चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने इसको इन 3 शब्दों में बहुत ही क्लियर टर्म्स में डिफाइन किया है, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। बस यही वो फ्रेमवर्क है जिस पर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स से निपटने की ये पूरी नई नीति खड़ी की गई है। अब एक राज्य के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, इसके स्केल को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2216 किलोमीटर। ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच साझा की गई बॉर्डर की टोटल लंबाई है। भौगोलिक तौर पर यह एक बहुत ही विशाल और जटिल सीमा है, जिसे मैनेज करना अपने आप में एक मॉन्यूमेंटल टास्क है। इस विशाल सीमा में से लगभग 1653 किलोमीटर का हिस्सा पहले से ही फेंस्ड है, मतलब वहां बाढ़ लग चुकी है। लेकिन असली चुनौती उन 563 किलोमीटर खुले अनफेंस्ड हिस्से की है। और इसी गैप को भरने के लिए स्टेट कैबिनेट ने एक सख्त 45 दिन की टाइमलाइन सेट की है, जिसमें शुरुआती 27 किलोमीटर की जमीन तुरंत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को सौंपी जाएगी। अब आते हैं दूसरे और काफी अहम पहलू पर, बाईपासिंग द कोर्ट्स, अ शिफ्ट इन डिपोर्टेशन मैकेनिक्स। यहाँ प्रोसीजर बिल्कुल बदल गया है। पहले क्या होता था? अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड मिलता तो उस पे फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत लंबा जुडिशियल रिव्यू चलता था, कोर्ट में पेशी होती थी। पर नया प्रोसेस इससे बिल्कुल अलग है। अब इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत उन्हें डिटेन करके बिना किसी कोर्ट पेशी के सीधे बीएसएफ आउटपोस्ट्स के हवाले कर दिया जाता है। स्टेट पुलिस और आरपीएफ अब इसी डायरेक्ट हैंडओवर मैकेनिज्म पर काम कर रही हैं। इस डायरेक्ट हैंडओवर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का एंगल समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो लोग सीएए के तहत 7 प्रोटेक्टेड कम्युनिटीज से हैं और 21 दिसंबर 2024 से पहले आए हैं, उन्हें इस डिटेंशन से पूरी तरह प्रोटेक्शन मिली हुई है। लेकिन जो कम्युनिटीज इस सीएए अम्ब्रेला में कवर नहीं होती हैं, उन्हें डिटेन करके सीधे बीएसएफ को सौंपा जा रहा है। और ये कदम इतने सख्त क्यों हैं? इस स्टेट लेवल पॉलिसी को अगर राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो एक आंकड़ा सामने आता है, 2 करोड़। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल एस्टीमेट में कहा गया था कि भारत में लगभग 2 करोड़ अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हो सकते हैं। ये ह्यूज नंबर दिखाता है कि आखिर क्यों पॉलिसी मेकर्स इतनी तेजी से नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कदम उठा रहे हैं। तीसरा हिस्सा, दी असम पैरेलल रीजनल अलाइनमेंट्स। दरअसल वेस्ट बंगाल की ये नई पॉलिसी अकेले आइसोलेशन में नहीं आई है। पड़ोसी राज्य असम की पुशबैक स्ट्रैटेजी बिल्कुल ऐसी ही है। वहां भी डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स को डिटेंशन सेंटर्स में रखने के बजाय सीधे पुशबैक किया जा रहा है, जिसके लिए 1950 के इमिग्रेंट्स एक्ट का हवाला दिया जाता है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का ये तरीका साफ दिखाता है कि कोर्ट्स को बाईपास करके डायरेक्ट डिपोर्टेशन अब एक शेयर्ड रीजनल स्ट्रैटेजी बनती जा रही है। चौथा पॉइंट, डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन विद ढाका, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स। इस सब का इंटरनेशनल असर कैसा हो रहा है? बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने इस पूरे डेवलपमेंट्स पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहां के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हुमायून कबीर ने एक बेहद पावरफुल स्टेटमेंट दिया, द पीपल ऑफ बांग्लादेश डू नॉट फियर बार्ब्ड वायर, कि बांग्लादेश के लोग इन कांटीली तारों से नहीं डरते। ये अपने आप में दिखाता है कि ढाका में इन नए आदेशों को लेकर कितनी नाराजगी है।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ढाका का डिप्लोमैटिक पोस्चर सिर्फ गुस्से वाले स्टेटमेंट्स तक सीमित नहीं है। एक तरफ उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन वायोलेशंस की चेतावनी दी और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीपी को मैक्सिमम अलर्ट पे रखा। पर वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने ऑफिशियली ये भी मान लिया कि इंडिया का बॉर्डर फेंसिंग करना उसका एक इंटरनल मैटर है। ये डिप्लोमेसी का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, एक ही वक्त पर कड़क रुख दिखाना और पड़ोसी देश की संप्रभुता को एक्नॉलेज करना। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, लीगल एंड पॉलिटिकल फॉलआउट, द ड्यू प्रोसेस डिबेट। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फ्रेमवर्क की लीगैलिटी पर खुद सिस्टम के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं। वेस्ट बंगाल के कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने प्राइवेटली ये चिंता जाहिर की है कि क्या ग्राउंड पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बिना कोर्ट की हियरिंग के खुद ही ये डिसाइड कर सकती हैं कि कौन इलीगल है और कौन नहीं। एक लॉन्ग स्टैंडिंग जुडिशियल प्रोसेस को बाईपास करके ये डायरेक्ट अप्रोच कोर्ट में कितनी टिकेगी, इसको लेकर लीगल एक्सपर्ट्स भी आशंकित हैं। अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये डायरेक्ट ऑर्डर इन 4 स्टेप्स में काम कर रहा है। पहला, पुलिस या आरपीएफ डिटेंशन करती है। दूसरा, सीधे पेट्रोपोल या बसिरहट ले जाकर उन्हें बीएसएफ को हैंडओवर करती है। तीसरा, बीएसएफ डिपोर्टेशन के लिए ग्राउंड पर बीजीबी से कोऑर्डिनेट करती है। और चौथा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस को हर हफ्ते इन एक्शंस की क्लियर रिपोर्ट भेजी जाती है। ये मैकेनिज्म एकदम फास्ट ट्रैक है, पर ठीक यही स्पीड ड्यू प्रोसेस को लेकर क्वेश्चंस खड़े कर रही है। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण से एक काफी गहरा सवाल उभर कर आता है, क्या लॉ एनफोर्समेंट किसी की भी लीगैलिटी को बिना जुडिशियल स्क्रूटनी के तय कर सकती है? ये मुद्दा सिर्फ बॉर्डर सुरक्षा का नहीं रह गया है, बल्कि एग्जीक्यूटिव पावर और संविधान के ड्यू प्रोसेस के बीच एक बहुत डेलिकेट बैलेंस का है। अब कोर्ट इस पर आगे क्या रुख अपनाता है, ये सच में देखने लायक होगा। उम्मीद है इस आकर्षक चर्चा से आपको इस पॉलिसी शिफ्ट के हर पहलू को समझने में मदद मिली होगी।